स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में, जहां आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक कूलिंग के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो हाँ, ये मैं क्लियर करना, कुछ साल पहले मैंने इसे पहले बनाया था, फिर से कुछ यूट्यूबर ने बनाया तो फिर से हमको रिक्वेस्ट आने लगा, तो हम सोचे थोड़ा अपडेट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी दुनिया जो है वो भूंज रही है और हमें बहुत से बहुत बेहतर टूल चाहिए जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ये समझना बहुत ज़रूरी है। कभी भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है जहाँ पे आप ठंडा बनाते हैं, आप बस वहाँ से गर्मी निकाल देते हैं। इसीलिए जितना सिस्टम जो कूलिंग करता है उसे हीट पंप कहा जाता है। वो हीट एक जगह से लेता है, बाहर डाल देता है। तो उसी को हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली आप गर्मी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, वो हीट पंप का काम है। उसका असर होगा कूलिंग या हीटिंग को डिपेंड करता है। तो भाई इनसाइड टू आउटसाइड जो करते हैं उसे हम लोग एयर कंडीशनिंग कहते हैं। तो ये तो हो गया, सबको ज़रूरत है, हर चीज़ में ज़रूरत है। अब बात ये आता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा खाता है, यानी कि पूरा प्लैनेट का अगर आप बिजली का कंज़म्पशन देखें, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है सिर्फ़ टेम्परेचर रेगुलेशन का। तो ये समझना बहुत ज़रूरी। और जैसे-जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, जैसे कि ये है पिछले साल का टेम्परेचर, यहाँ पे आप जो व्हाइट एरिया देख रहे हो, 60 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेम्परेचर पहुँच रहा था। ये बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अब एसी का जान निकलने पे आ रहा है और आप जानते होंगे एसी की सारी रेटिंग रहती है, बहुत हुआ तो इंडिया के लिए खासतौर पर बनता है, तो भी वो 50 और 55 पे बोल जाता है। अगर एयर टेम्परेचर इतना ज़्यादा भागने लगेगा, तो बात है कि बोल जाएगा। तो वही समझिए कि हम लोग का जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, उतना ज़्यादा एसी का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण से और ग्लोबल वार्मिंग खराब हो रहा है। तो ये मतलब एक फीडबैक लूप है। तो इसका मतलब है कि हमें तुरंत कुछ करना है। ये नहीं कि 50-50 साल बाद कुछ होगा, नहीं, तुरंत कुछ करना है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये एक लग्ज़री ऑप्शन नहीं है। जो लोग के पास बुद्धि नहीं है, उनको लगता है कि अरे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पसीना होगा, पानी पिएँगे, कोई टेंशन नहीं। नहीं, आप ऊपर चले जाओगे। अगर इस तरह का टेम्परेचर लॉन्ग टर्म रहने लगा, आप ऊपर चले जाओगे। मतलब ये नहीं कि अरे हम सँभाल लेंगे, नहीं सर जी, आप सीधे ऊपर चले जाओगे। आपके बॉडी का रेगुलेशन का एक अपर लिमिट है। वो उस स्वेट उतना नहीं कर सकता, और रहा बात उतना पानी पीते रह ही रहोगे, गड़-गड़ पानी पी रहे हैं और स्वेट से बाहर निकलते जा रहा है। उसका एक अपर लिमिट है। तो एक हद तक ही आप टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन के, जैसे मान लीजिए मैं छत पे गया, धड़ाक से कपड़ा डाला, भाग गए, वो अलग बात होता है। लेकिन अगर बहुत देर तक हवा उतना रहा, हम लटक जाएँगे। कोई भी लटक जाएगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का टेम्परेचर अगर बार-बार होने लगा, लॉन्ग टर्म होने लगा, सब लोग लटक जाएँगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि आप टेम्परेचर कम रखें, और वेल बीइंग के लिए भी। और वो फूड पे भी काम आता है, मेडिसिन पे भी काम आता है, और आईटी तो बिना उसके चलना नहीं है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जो बहुत सारा चीज़ ट्राई किया, उसमें से एक चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता था, ओज़ोन लेयर में छेद कर देते थे। वो अच्छा आइडिया नहीं है। तो हम लोग को ये समस्या को सीरियसली सुलझाना है अब। तो अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्लोरिक इफेक्ट के बारे में। मैग्नेटोक्लोरिक जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए ऑलमोस्ट वही लॉजिक है जो आपका फोर सिस्टम चलता है। यहाँ फोर समझिए दो ओवरलैपिंग सिस्टम है। तो जैसे आप कंप्रेसर लेते हैं, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करते हैं, रेफ्रिजरेंट जो है गर्म हो जाता है। गर्म होकर उसे आप कंडेंसर में डालते हैं। कंडेंसर में वो हाई प्रेशर होने के कारण जब ऐसे आप उसे हीट निकालते हैं, वो कंडेंस कर जाता है, इसीलिए उसे कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर से जाता है एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व से इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर ठंडा हो जाता है। तो ठंडा हुआ उसका मतलब क्या है? वो बॉयल किया। बॉयल करने का क्या मतलब? उसने एनर्जी खाया, तो वो एनर्जी आपका कोल्ड रिजर्वॉयर से निकाल लिया, यानी कि जो जगह आप ठंडा हो रहा है। फिर वो वापस जाएगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर प्रेशर बढ़ाएगा, टेम्परेचर डिप्रेस कर देगा, वो सीधा कंडेंसर में जाएगा। ये साइकिल रिपीट करता रहता है। सेम यही चीज़ मैग्नेटोक्लोरिक इफेक्ट में होता है। तो उसमें आप ये समझिए कि जैसे आप कुछ मटेरियल है जिसे आप टेक्निकली कंप्रेस कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डोमेन को अगर आप कंप्रेस करते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड से, यानी कि रैंडम है और उसके ओरिएंट कर देते हैं, यानी एंट्रोपी उसका घटा देते हैं, तो वो ये समझिए कि उसको कंप्रेशन वाला स्टेज मान लीजिए, और फिर वो गर्म हो जाएगा। गर्म होने का मतलब है कि आप उससे हीट निकाल सकते हैं। तो उससे जब आप हीट निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली वो जो एम्बिएंट टेम्परेचर पे था, आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने से वो गर्मी रिजेक्ट कर दिया, यानी उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो गर्मी बाहर निकल गया। अब जैसे आप उसे मैग्नेटिक फील्ड से निकालेंगे, और जहां वो एनर्जी डंप कर चुका है, वो ठंडा हो चुका है। अब वो एब्जॉर्ब करेगा, जहां वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर से वो आप ले जाइए, फिर उसे आप गर्म कीजिए, सब ये साइकिल रिपीट करेगा। बेसिकली यही चार चीजें, बस ये चार की जगह दो चीजें। मैग्नेटिक फील्ड में डालिएगा, वो गर्मी बाहर निकाल देगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आइएगा, वो चिल हो जाएगा, और कुछ नहीं है। मतलब ये 4 स्ट्रोक समझिए, ये 2 स्ट्रोक इंजन समझ लीजिए। तो वही सब मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके अंदर से खासतौर के एलॉयज होते हैं मैग्नेटिक क्लोरिक, क्योंकि मतलब टेक्निकली हर चीज में मैग्नेटोक्लोरिक इफेक्ट होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है, मतलब डिटेक्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन जो जो खास खास मटीरियल्स हैं जिसमें ये इफेक्ट प्रोनाउंस्ड है, उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
तो वही समझिए कि जैसे आप ये डीकम्प्रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, वो एक्सपेंशन में ये हो रहा है कि वो जितने अलाइनमेंट्स है उसे रिलैक्स कर दे रहे हो कि भैया तुम चिल हो जाओ। वो जैसे चिल हो जाते हैं, वो एनर्जी खाने लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने गर्मी निकाल दिया था, वो नेगेटिव स्टेट में चल गया। यहाँ मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस का एम्बिएंट था, एम्बिएंट से आपने कंप्रेशन में डाला, कंप्रेशन से बोला अरे हम तो गर्मी निकाल दिए, अब गर्मी निकाले, आप मैग्नेटिक फील्ड जैसे निकाले, अब तो बोलेगा भैया हम तो मतलब सब एम्बिएंट हो गए, सब एम्बिएंट हो गया, वो गर्मी खींच लिया, फिर से वही साइकिल रिपीट कीजिए। तो वही चलिए, और ये इन प्रिंसिपल मैं समझा देना चाहता हूँ, मतलब अभी किसी ने बनाया नहीं, लेकिन इन प्रिंसिपल ये पूरा जो सिस्टम आप देखते हैं मैग्नेटिक सिस्टम का, ये बहुत इफिशिएंट हो सकता है। मतलब कुछ जगह पे लोग इसे सॉलिड स्टेट कहते हैं, लेकिन वो शुद्ध चूना है, क्योंकि इसमें एक्चुअली यूज करने के लिए आपको बहुत चीज लगाना पड़ेगा, और बिना उसके फ्रिज कहना यूजलेस है। सॉलिड स्टेट फ्रिज सिर्फ एक ही तौर का बनाया जा सकता है जो मतलब प्रैक्टिकली है, वो है पेल्टियर इफेक्ट का। पेल्टियर इफेक्ट मतलब बहुत इनएफिशिएंट होता है, ये वैसा नहीं है, ये बहुत इफिशिएंट बनाया जा सकता है। तो इसका इन प्रिंसिपल में काफी लोग केसेस है कि 6 या 7 कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस तक जा सकता है इन प्रिंसिपल। अभी तक किसने अचीव नहीं किया, लेकिन कारण इसीलिए इस पे लोग काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें फंडामेंटली मतलब जो बहुत सारा फेस चेंज होता है, फेस चेंज में ही बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, और कंप्रेशर तो कंप्रेशन ही कर रहे हैं। यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है मतलब कि मैग्नेटिक डोमेन का, मतलब वो कहना गलती होगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि उसी तरह का काम कर रहा है। तो आप काफी गर्मी इधर से उधर निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको जितना ऊम्फ चाहिए, जितना पावर चाहिए कंप्रेसर के लिए, वो बहुत कम हो जाता है। इसीलिए लोग इस पे पड़े हुए हैं काफी साल से, मतलब 30-40 साल से। तो अब बात करते हैं बेनिफिट क्या होगा इसका। बेनिफिट है कि इसमें कोई फेस चेंज नहीं हो रहा है, और एफिशिएंसी जो हायर होगी तो सीओपी हाई का जाएगा। तो सीओपी कितना, आप सीओपी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आप समझिए अगर बुरा टाइम है, सीओपी समझिए कभी फिक्स नंबर के तौर पे नहीं दिया जा सकता। कारण ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जो कंप्रेसर है, मेरा नया है, फ्रेश एसी है, सब बम बम है, कंप्रेसर 5 सीओपी रेटिंग दे दिया है, वो 5 ये सीओपी नहीं अचीव करने वाला है जब बाहर का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है। वो टेम्परेचर डेल्टा पे डिपेंड करता है, यानी कि अंदर का टेम्परेचर, यानी इवेपोरेटर और कंडेंसर का बीच का गैप जितना कम होगा सीओपी उतना बढ़ते जाएगा, जितना गैप ज्यादा होगा उतना सीओपी घटेगा। इसीलिए उसका एक ग्राफ बनता है। सीधे आप नहीं बोल सकते कि ये सीओपी, जैसे मतलब आपका रेफ्रिजरेटर है, वही रेफ्रिजरेटर ठंडा में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि गर्मी ऐसे ही बाहर निकलना चाहती है, बस पुश कर दे रहा है, 6-7 तक से ऊपर ही चला जाएगा। लेकिन वहीं आप उल्टा कर दो, गर्मी में बाहर गर्म है, गर्म हवा आ रहा है, और बेचारे ये फ्रीजर जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है। तो इसीलिए सीओपी एक फ्लूइड मेट्रिक होता है। लेकिन अगर सिस्टम इफिशिएंट है तो आप रेफ्रिजरेंट टू रेफ्रिजरेंट ये कर सकते हैं कि मतलब ए रेफ्रिजरेंट वर्सेस बी रेफ्रिजरेंट, जो ज्यादा इफिशिएंट होगा वो मतलब जहां डिप्रेस भी हो रहा है कि आपने डेल्टा बढ़ा दिया है, वहां पे भी वो ज्यादा बेटर काम करेगा। इसीलिए हम लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो इन प्रिंसिपल सीओपी आपका 6-7 तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत रेयरली इक्का दुक्का सिस्टम ही पहुंच सकता है, और आम लोगों की आम जरूरत में कोई सिस्टम उतना नहीं पहुंचता है। इन प्रिंसिपल लैब में भी अभी तक कोई ढंग से नहीं प्रूव कर सकता है, लेकिन मतलब उसी के लिए लोग काम कर रहे हैं, जैसे फ्यूजन के लिए लोग काम कर रहे हैं, वैसे उसी के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें रेफ्रिजरेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये बहुत सेफ है। क्योंकि सेफ के मामले में आप समझिए, हम लोग का रेफ्रिजरेंट जो था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सीएफसी से। एक्चुअली सीएफसी से पहले हम लोग अच्छे रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते थे, आगे बात करेंगे, लेकिन फिर हम लोग बोले कि सीएफसी में आ जाता है। वो सब जो अच्छे रेफ्रिजरेंट थे उसमें थोड़ा सा पेनल्टी था, तो हम लोग सीएफसी में कूद गए। सीएफसी ओजोन लेयर में छेद कर दिया। हाँ, यहाँ पे आप लोग सुनते हो ना, लोग बोलते हैं कि ओजोन लेयर अब हील हो गया। ओजोन लेयर अभी हील नहीं हुआ, लेकिन उसका ट्रेजेक्टरी सही जा रहा है। यानी कि 1970s में तो बहुत गंदा हालत हो रहा था, और मतलब 1980s तक में सही में छेद हो गया। तो वहां पे जब मतलब एक अकॉर्ड साइन किया गया, उसके बाद ये हो गया कि सब लोग, मतलब हर देश मेहनत किया कि जो सीएफसी वाला सिस्टम है उसे हटाया जाए। सीएफसी से हम लोग छोड़ के एचसीएफसीज में आ गए। फिर उसको भी छोड़ के हम लोग अभी जो चल रहे हैं एचएफसीज में चल रहे हैं। वो मतलब जितना पेनल्टी था ओजोन लेयर का, वो हम लोग कम कर दिए। और अभी जो ट्रेजेक्टरी डेटा है, वो जहां मतलब 2020 का टारगेट हो चुका है, उसमें आ रहा है कि हम लोग का डायरेक्शन सही है। यानी कि एक जनरेशन खत्म होते होते, यानी आज से 30 साल आगे तक खत्म हो जाएगा, यानी 2060 तक में वो दिखना भी नहीं चाहिए सैटेलाइट में। होप यही है कि हम लोग का जो प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छा रहा, कि ये सीएफसी जो छेद ही कर दे रहा था वो हमने सीधा हटा दिया, और बाकी भी उससे भी बेटर जा रहे हैं। मतलब सीएफसी बहुत बुरा था, उससे HCFCS में हम लोग कूदे, वो मतलब ऑलमोस्ट घटा दिया, और उसके बाद अब जो आ रहे हैं वो उससे भी बेटर है, मतलब कोई टेंशन नहीं है। तो उसको हम लोग कहते हैं ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल, यानी कि कोई भी रेफ्रिजरेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडियली आप चाहोगे जीरो हो, लेकिन
वो अचीव करना बहुत मुश्किल है। बोल रहे हैं ना, हम लोग यहाँ से चले थे। अभी भी आप लोग के बहुत सारे रेफ्रिजरेटर्स, बहुत सारे एसी अभी भी एचसीएफसीज़ में रहेंगे, वो एचएफसीज़ में नहीं आए होंगे। कारण वही है कि उसका मतलब अगर कंपनी बहुत खर्चा लगा के प्लांट बनाता है, वो सारा जुगाड़ करता है, वो तुरंत नहीं बदल देगा। और गवर्नमेंट अगर बार-बार ऐसे बोलने लगे कि अरे पहले आप सीएफसी से कूद आए, इसमें आए, हम इस पे लिए प्लांट लगाए, इसके लिए खर्चा किया, अभी आप फिर बोल रहे हो कि कूद जाओ दूसरे में, बार-बार वो करेंगे, उनका भत्ता बैठ जाएगा। तो मतलब ये एक सीरियस समस्या था, इसीलिए कि आपको अलग-अलग ब्रांड्स में अलग-अलग रेफ्रिजरेंट मिलेंगे, डिपेंड करता है किसका प्लांट कब बना था। तो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल भी आपको रेफ्रिजरेंट में देखने को मिलेगा, वो हम लोग बहुत कम करना पड़ रहा है। बहुत कम से बेटर क्या होता है? रखो ही मत। फिर दूसरा होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जीडब्ल्यूपी। जीडब्ल्यूपी होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है। बहुत सारे रेफ्रिजरेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत गंदा है, जैसे कि CO2 को हम लोग 1 मानते हैं। CO2 हो गया, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है, वो स्टैंडर्ड है। उससे नीचे हो या उससे ऊपर हो, तो उससे सबसे बुरा आता है जो मतलब ग्रीन हाउस में है, वो है आपका मीथेन, CH4। हम लोग बहुत रिलीज करते हैं मीथेन। मीथेन जो है वो मतलब CO2 से 20x ज़्यादा पावरफुल है। तो ये दोनों हम लोग को एकदम कम रखना है। आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जितना कम हो अच्छी बात है, और ओजोन डिप्लीशन तो होना ही नहीं चाहिए। बोल रहे हैं ना, हम लोग बहुत मेहनत किए हैं, और मतलब ये चांसेस है कि कुछ साल के अंदर टेंशन खत्म हो जाएगा। और इसीलिए कुछ भी क्यों नहीं डाल देते, चांसेस वही होता है कि ये दोनों में से कोई फंस रहा है। और आइडियली इसमें कोई भी चीज़ फ्लेमेबल नहीं है, या कोई भी चीज़ टॉक्सिक नहीं है, यानी कि इसमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं होने वाला। उसमें सिर्फ पानी है, पानी में बहुत हुआ तो ये मतलब समझिए थोड़ा सा एंटी फ्रीज रहता है ताकि वो जम ना जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। तो बेनिफिट्स है कि मतलब पहला फेस चेंज प्रिंसिपल में वो बहुत रहेगा। दूसरा जो अभी आपको मिलेगा कि इसमें रेफ्रिजरेंट्स का हेडेक नहीं है। रेफ्रिजरेंट के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। उसका GWP क्या है ही नहीं, सोचना नहीं है। ODP क्या है, सोचना ही नहीं है। फ्लैमेबिलिटी क्या है, सोचना नहीं है। टॉक्सिसिटी क्या है, सोचना नहीं है। तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी संभाल ले रहा है, ओजोन लेयर में भी बैंड नहीं बजा रहा है। इसीलिए लोग ये दो चीज के ऊपर लोग पड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इसका इंजीनियरिंग पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स। तो इंजीनियरिंग में जैसे आप आते हैं, तब यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये इसमें जो रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेंट खुद मूव कर रहा है, ठीक है? जो आपका कंप्रेसर एक जगह पे, इवेपोरेटर एक जगह पे, कंडेंसर एक जगह पे, रेफ्रिजरेंट मूव कर रहा है। तो गर्म और ठंडा में बहुत अच्छा आइसोलेशन आ जाता है कि ये बक्सा के अंदर ठंडा करो, ये बक्सा के बाहर गर्मी डालो। ये बहुत इफिशियंट होता है। जैसे ही आप उसमें आते हैं, ये मैग्नेटोक्लोरिक में ये होना बहुत मुश्किल है। यानी कि ये जो चीज़ है, मैग्नेटोक्लोरिक इफेक्ट है, ये अलग जगह नहीं है, मतलब इसका एक छोर गर्म हो रहा है, एक छोर ठंडा हो रहा है, जैसे पेल्टियर में होता है, वैसा नहीं है। ये पूरा का पूरा मटेरियल गर्म हो रहा है, पूरा का पूरा मटेरियल ठंडा हो रहा है, और मटेरियल हो रहा है, फ्लूइड के साथ नहीं हो रहा है। वो हार्ड, मतलब इसीलिए टेक्निकली सब लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं कि वो जो फिजिकल है, जो मटेरियल, वो गर्म और ठंडा हो रहा है। अब यही प्रॉब्लम है कि उससे गर्मी डालें कैसे, उससे ठंडा निकालें कैसे। तो यहाँ पे बहुत इंजीनियरिंग लगती है। यहाँ तक आना बहुत आसान है कि अरे हमने मैग्नेट लिया, उसको डाले, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर निकाले और निकाले, वो सब तुरंत हो जाए। अरे ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट डालिए, तुरंत हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। दिक्कत बस ये है कि उससे गर्मी निकालना भी है, और उसमें ठंडा, उससे ठंडा भी निकालना है, यानी कि लो पोटेंशियल को भी निकालना है, हाई पोटेंशियल भी निकालना है। यहीं पे बैंड बज जाती है। पेपर पे ये बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जैसे ही ये होता है कि आइसोलेट करो, कि गर्मी में गर्म डालो, ठंडे में ठंडा निकालो, तो बहुत ऊटपटांग डिजाइन आएगा। जैसे ये डिजाइन है जिसमें आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बीच में है, ठीक है, और उसमें गैस आगे पीछे हो रहा है। वो गैस आपका कंडक्शन का काम कर रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए गैस उतना इफिशिएंट नहीं होता है। तो और हमारे रेफ्रिजरेंट में जहाँ काम होता है वो तो या इवेपोरेट हो रहा है लिक्विड से, या लिक्विड में कंडेंस हो रहा है, तभी वो उतना इफेक्टिव काम कर पाता है। यहाँ पे वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप गैस की मात्रा से इधर उधर कर रहे हैं, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, गैस गर्म होगा, वो गर्मी खींच के निकाल देगा दूसरे साइड, ये हॉट साइड में। फिर मैग्नेटिक दूसरे साइड में आ जाएगा। वो दूसरी तरफ में इसलिए आ रहा है कि ये सब में जनरली परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होता है, इसीलिए उसको हटाना पड़ेगा। तो परमानेंट मैग्नेट डाल के आप हटा लो, मतलब वो मैकेनिकली मूव कर दो, और अब दूसरा साइड ठंडा होगा। तो ये कर करके प्लस गैस का पिस्टन को मूव करके अब आप एक साइड को ठंडा कर रहे हो, एक साइड को गर्म कर रहे हो। ये दूसरा डिजाइन है, ब्राउन कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है। इसमें है कि इसमें वो मतलब जो मटेरियल है वो फिजिकली फिक्स है, इसमें वो मटेरियल आगे पीछे ट्रैवल कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। इसमें यह फायदा होता है कि वो नीचे जब जा रहा है तो ठंडा है, ऊपर जब आ रहा है तो गर्म है, तो मतलब एक सेपरेशन आ जाता है। हाँ, बस इस थोड़ा ज्यादा फूक लिए हैं। इसमें है सुपर कंडक्टर कॉइल, मार्केट में रखा हुआ है, फ्रिज में रखा हुआ है सुपर कंडक्टर। कोई टेंशन नहीं, फ्रिज खोलेंगे निकाल देंगे, एकदम आराम से दिखा दे रहे हैं, कि भैया सुपर कंडक्टर है, आप टेंशन क्या ले रहे हो। इट्स लाइक और कुछ। और ये है दूसरा डिजाइन जिसमें इसमें कितने पाइप्स हैं, क्योंकि बोले ना आपको पल्स करना पड़ रहा है, मतलब अभी निकालो गर्मी, निकालो तुरंत बंद करो, फिर ठंडा पानी डालो, ठंडा निकालो, फिर भरो, और वो दोनों को इधर ऐसे आया, ठंडा सोखा निकल लिया, ऐसे गर्मी आया, गर्मी सोखा निकल लिया।
ये जो बार-बार ऐसे लूपिंग हो रही है, ये बैंड बजा दे रहा है। अभी तक कोई इंजीनियर इसका ढंग का डिज़ाइन नहीं बना पाया है, जो उतना एफिशिएंट हो, उतना सिंपल हो, जितना आपका र नॉर्मल कंप्रेसर वाला सिस्टम है। यहीं पे दिखा पेपर पे सब चीज़ अच्छा है, बस जैसे ही आप ये करने जाएँगे और ये इतना फजांग लगा सिर्फ़ एक नॉर्मल एसी का। जो नॉर्मल एसी बोलेगा सर हमारे में 6-7 पीस हैं, फिज़िकल पीस 6-7 है, काम खत्म, गो होम, डन। अगर आप कंप्रेसर में आते हो, कंप्रेसर में मूविंग मतलब रेफ्रिजरेटर में आप आज के टाइम में रेफ्रिजरेटर खरीद सकते हो जिसमें ये है इन्वर्टर बेस्ड वो है, तो उसमें लिटरली एक मूविंग पार्ट है वो जो पिस्टन यानी एक मोटर बस और कोई पार्ट है ही नहीं उसमें। और कोई चीज़ हिलता-डुलता नहीं, इसमें तो मतलब मैनिफोल्ड के ऊपर मैनिफोल्ड लगा हुआ, बहुत फचांग है। और हाँ, बाय द वे टी डेल्टा भी ये बहुत कम क्रिएट करता है, इसीलिए आपको खूब सारे को स्टैक करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिर्फ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का गैप दे सकता है, वो भी बेस्ट केस में, रियल लाइफ में उतना नहीं देता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये सब टेस्ला में बात किया जाता है, यानी कि 1 टेस्ला। अब आप सुनेंगे टेस्ला तो सुना-सुना लग रहा है। हाँ, एमआरआई मशीन में वैसे में नापा जाता है, 1 टेस्ला का, 1.5 टेस्ला, 1.5 नीचे से मत जाइए, टेस एमआरआई कराने बहुत धुंधला आएगा। अभी अगर सबसे हाईएस्ट जो मैंने देखा है वो 3 टेस्ला का है, 5 टेस्ला का कुछ-कुछ इंडिया में आ चुका है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि पेपर पे ये बहुत बेस्ट है, लेकिन इसका इंजीनियरिंग किसी से नहीं सॉल्व हो रहा है। बोले अलग-अलग कंपनी अलग-अलग डिज़ाइन ट्राई कर रही है, किसी के पास भी ये सिस्टम नहीं हो रहा कि सर मटीरियल थोड़े मूव कर रहा है, हम उससे गर्मी निकालें कैसे? उससे ठंडा और कंटीन्यूअस नहीं है, पल्स करना है। आपको पता होगा अगर पंप को बार-बार पल्स करेंगे, पंप बहुत एनर्जी खाएगा। तो इसी कारण से ये उतना मुश्किल है। मैग्नेट को घुमाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर मैग्नेट घुमा दोगे, सर उससे जो इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट कहाँ पे गर्म हो रहा है, कहाँ ठंडा हो रहा है, उसमें मार इंजीनियरिंग लग रही है। तो वही बोल रहे हैं ये और ऑसिलेशन प्लम्बिंग के साथ प्लम्बिंग हमेशा आप कंटिन्यूअस रखना चाहोगे कि भैया इधर से आ रहा है इधर जा रहा है कंटिन्यूअस है बम बम मोटर का ज़्यादा नहीं बिजली नहीं खाएगा। पल्स करोगे तो बहुत बिजली खाएगा और क्योंकि जितनी बार भी वाल्व्स होंगे सब वाल्व एनर्जी चूसेगा। इतना सारा वाल्व लगाएंगे जितनी आपकी एनर्जी एफिशिएंसी नहीं आ रही है वो वाल्व भी खा जाएगा। इसीलिए समझिए कि अगर इसको मैं कंप्रेसर से कंपेयर जो आप मार्केट में आज खरीद सकते हैं वो है सीधा भैया ये कंप्रेसर है। इसमें तो अब रिले भी नहीं देते हैं क्योंकि वो वीएफडी ही उसको ऑन ऑफ कर रहा है और बस उसमें एक थर्मल एक्सपेंशन वाल्व है, काम खत्म, गो होम, डन, हो गया सर। हो गया और कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ये लगाओ, उसके बाद वो लगाओ, उसके बाद हर्षई करो, उसके बाद दीर्घई करो और खूब सारों को स्टैक करो ताकि टेम्परेचर यूज़फुल हो, मतलब 4-5 डिग्री से कूलिंग का काम नहीं होने वाला है। तो 4-5 फिर 4-5 फिर 4-5 फिर 4 ऐसे-ऐसे जोड़ के 25 तक ले जाओ। तो वही दिक्कत होता है, ये इंजीनियरिंग में बहुत बुरी तरह से फेल होता है। फिज़िक्स सही है, इंजीनियरिंग बोलता है सर जी ना, ना जी ना, जितना आपको एफिशिएंसी मिलेगी वो मैग्नेटिज़्म में, वो सारा आप लॉस कर दोगे जब तक ये मैनिफोल्ड और ये सब करोगे। इसीलिए बोल रही है पिछले 20-30 साल से हम लोग को पता है। मेरा ही पुराना वीडियो बनाया हुआ 3-4 साल पहले का, तो वही समझिए इसीलिए उसका कुछ ग्रोथ नहीं हो रहा है। सब लोग हाँ, ये हो जाएगा, बोले ना मुँह खोल के बोल दे रहे हैं, हाँ सुपर कंडक्टर है, मार्केट में रखा हुआ है, खरीद लेंगे ₹6 में। इट्स लाइक तो इसी कारण से ये फँस जाता है। इतना सारा मूविंग पार्ट्स ये डाल रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है और इसको लोग सॉलिड स्टेट कह रहे हैं। ये मतलब जितने यूट्यूबर इसे सॉलिड स्टेट बोले आई एम ब्रो, कम ऑन ब्रो। मेरे को अगर 5 सेकंड में समझ में आ गया तो आप लोगों को तो पता ही होगा, चूना लगा रहे हो। तो ये हो गया इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं ये मुझे स्टूपिड क्यों लगने लगा है। अब यहाँ पे समझिए कि ये अब ऑब्वियसली मैं पिछले 3-4 साल में बहुत चीज़ की पढ़ाई किया हूँ, उसमें अब समझ में आने लगा जिसे हम लोग कहते हैं टेक ब्रो सॉल्यूशन यानी कि एक्चुअली समस्या का समाधान नहीं खोज रहे हैं, आप बस टेक ब्रो मैन जैसे इलॉन मस्क भी है कि मतलब भैया क्या होगा ना अगर हम खोद के टनल बनाएँ जिसमें गाड़ी जा सके। सर उसे मेट्रो कहते हैं। आप गांजा फूँक लो, आप इलॉन मस्क फूँक लो, उसके बाद बोलने लग जाओ कि सर ये हमारा हाइपर लूप है, सर वो कुछ नहीं है, नौटंकी है, इसीलिए कुछ नहीं होता है उसका। तो वो टेक ब्रो सॉल्यूशन है, ना कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग आज है या आप ये मानते हैं कि आज आपका एसी का बिल बहुत आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली गर्मी बढ़ती जा रही है, डेल्टा बढ़ते जा रहा है, आपको और एसी में बिल आएगा, तो आप आज कुछ करना चाहते हो। ये नहीं कि सर ये 25 साल से इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, अभी तक रेडी नहीं हुआ है, अभी तक कोई इसका बड़ा साइज़ यूनिट भी नहीं बना पाया। लोग किलोवाट में बात नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, किलोवाट में नहीं। हम यहाँ पे जो कंप्रेसर सिस्टम से वो स्टार्ट होते हैं 1.5 किलोवाट से, आराम से 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 200 किलोवाट, 100 मेगावाट, 500 मेगावाट का सिस्टम मिल जाता है मार्केट में। तो रियल नहीं है वो, जितना हल्ला है उसके हिसाब से वो 1% भी रियल नहीं है। और वो जनरल इलेक्ट्रिक सबसे पहली कंपनी थी जो कूदी थी, सब लोग ट्राई व्राई किया, उसका समझ गए, मैथमेटिक्स क्लियर बोल दिया कि सर ये ना होने वाला है, निकल लो। तो वही है। और जो रेफ्रिजरेंट का ये लोग हल्ला कर रहे कि रेफ्रिजरेंट है, एफिशिएंसी तो है नहीं, ठीक है, तो बेस्ट लैब में बेस्ट हल्ला कर रहे हैं कि भैया हम आपको सीओपी दे देंगे 3 का। इट्स लाइक सर 3 सीओपी तो मेरा फ्रिज दे देता है, मेरा एसी उससे ज़्यादा दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है 3 सीओपी, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ 3 सीओपी आप टी डेल्टा बताते नहीं सर, 3 सीओपी आपको मिला है 10 डिग्री का टी डेल्टा में। इट्स लाइक सर 10 डिग्री डेल्टा का मैं अचार डालूंगा। 10 डिग्री का डेल्टा मतलब आपका इंडोर और आउटडोर टेम्परेचर डिफरेंस। उसका कोई मतलब बाहर 50 डिग्री है, अंदर 40 नहीं चाहिए मुझे, अंदर 25 चाहिए। माइनस करके बताइए कितना होता है।
तो वही हिसाब बना कि रेफ्रिजरेंट का जो ये लोग हल्ला कर रहे हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। आप एक्चुअली ये समझिए कि इंसानियत सही रास्ते पे था, हम लोग थोड़ा भटक गए, कचरा में चले गए, फिर वापस सही रास्ते पे आ रहे हैं। तो हमारे पास करना बस ये है कि वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व्ड है, अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग टूल यूज़ करना है और प्रिकॉशन लेना है। क्योंकि हम लोग पहले जो इस्तेमाल करते थे मतलब 1800s में, फिर 1900s में, फिर 1950s में, वहाँ तक हम लोग सही चले थे। बस उसके बाद जगह 1-2 ची गलत एक्सीडेंट्स हो गए, उससे हम लोग बच के इधर-उधर निकलने की कोशिश की है। वहीं हम लोग दिक्कत है। सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेंट होता है अमोनिया। अमोनिया को रेफ्रिजरेशन में कहा जाता है R717, यानी कि अगर आप कोई बड़ा फैक्ट्री में जाओगे, जैसे कोका कोला है या सब जहाँ पे बड़ा रेफ्रिजरेशन यूनिट चलता है, वो सारा अमोनिया में चलाते हैं। ऐसा क्यों? अमोनिया का आपको सीओपी मिल जाता है 4.5। वहाँ पे इतना खर्च किया जा रहा है कि बिजली अगर 10% भी बचाएँगे, वो कई 100 करोड़ का बिल आएगा 1 साल में। इसलिए चुपचाप से लोग खर्चा उठाते हैं अमोनिया का। बोलेंगे अमोनिया डेंजरस है? हाँ, अमोनिया पहले फ्रिज में यूज़ होता था मतलब 1900s में। दिक्कत ये था कि अमोनिया अगर लीक कर गया और आप तुरंत डिटेक्ट नहीं कर पाए, जैसे आप सो रहे थे और अमोनिया लीक कर गया, वो आपको ऊपर ले जा सकता है। वो टॉक्सिक है इंसान के लिए। जनरली वैसा लोगों के साथ नहीं हुआ, लेकिन 1-2 तो बुरा केस हुआ है, तो लोगों ने हटा दिया उसका अमोनिया को। अमोनिया में एक फ़ायदा है कि वो उसमें नेचुरल ये है क्या बोलते हैं, वो चूँकि नेचुरल प्रोडक्ट है, तो हमारे ब्रेन में डेवलपमेंट है, नाक में डिटेक्टर है और बहुत कम में ही हम लोग डिटेक्ट करें। जैसे कि एलपीजी आप लोग जानते हो ना, उसमें हम लोग को मटेरियल डालना पड़ता है कि सर वो स्मेल करे। ये अमोनिया में नहीं करना होगा, अमोनिया तुरंत ही आपको पकड़ा जाएगा, सर यहाँ अमोनिया निकलो, भागो यहाँ से। तो वो थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन इंडस्ट्री में अब रहा बात, इंडस्ट्री में आप इतने खतरनाक चीज़ के साथ डील कर रहे हैं, अमोनिया बच्चों के खेलने की चीज़ है। और अमोनिया का एक फ़ायदा है, अमोनिया लाइटर देन एयर होता है, यानी कि अमोनिया लीक करेगा, वो बाहर चल जाएगा। यानी कि अगर आपका रेफ्रिजरेशन यूनिट बाहर में, जैसे मेरा एसी का यूनिट बाहर है, वो लीक भी करेगा, वो बाहर चला जाएगा, हमको टेंशन नहीं लेना है। और अगर अंदर लीक किया तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि बोल रहा हूँ बहुत सेंसिटिव होता है इंसानी नाक अमोनिया पे। अमोनिया को 300 पीपीएम पे जाना है तब आप ऊपर जाओगे, और आपको 2 टू 5 में पकड़ा जाता है, तो लंबा गैप है आपके पास। तो अमोनिया इसीलिए बोला इंडस्ट्री सारी अमोनिया पे चल रही है अभी। अभी आप किसी को हम जाके बोलते हो सर मेरे को ये बड़ा ब्रूअरी बनाना है या बड़ा कोल्ड ड्रिंक प्लांट बनाना है, वो सब बनाना है, वो शांति से अमोनिया डालेंगे आपको। वो बात ही नहीं करना है, अमोनिया सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट, डिस्कशन ही नहीं है। हम लोग गाड़ी यहीं से खोले थे, बस इधर-उधर भाग गए, अब फिर बोला नहीं, 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 दिक्कत हो गई, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। सो दी बेस्ट सबसे ज़्यादा सीओपी मिलता है, और टी डेल्टा जो अचीव कर पाता है, वो भी सबसे हाई गैप दे पाता है। ये आपको ऑलमोस्ट 40 डिग्री सी का गैप दे देता है अच्छा एफिशिएंसी के साथ। तो ये सबसे बेस्ट हो गया। बड़े चीज़ों के लिए इसमें डालो, काम खत्म। जितना भी बड़ा-बड़ा चीज़ में बात करो, सबको अमोनिया में शिफ्ट करना है, टेंशन खत्म। अमोनिया हमारे लिए खतरनाक है, नेचर के लिए नहीं है। नेचर को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, ना तो इसमें ओज़ोन का पेनल्टी है, ना तो इसमें आपका ये ग्लोबल वार्मिंग का पेनल्टी है, कोई टेंशन नहीं है। अमोनिया बड़ा लोगों को, बड़ा लोड को सँभालने के लिए बम-बम, टिक एंड गो। अब बड़ा अगर आप यूनिट लगा रहे हो तो आप उसमें सेफ्टी डाल सकते हो, जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर के साथ करते हैं। ट्रांसफार्मर के आस-पास जाने पे छू लीजिएगा, ऊपर चल जाएगा, तो हम लोग कैसे बिजली ले रहे हैं? अलग कर दिया कि भैया वो जगह को छेक दिया, वहाँ पे मत जाओ। जैसे आप बड़े-बड़े ये होटल सब में जाएँगे, उनका खुद का सबस्टेशन रहता है छोटा-सा, 11 केवी का, या कुछ में बड़े वाले में तो आजकल 33 केवी का आता है। मैंने देखा नहीं है इंडिया में जिसके पास 135 केवी का हो, बट हो सकता है, संभव नहीं है। तो वो सबको कैसे बचाए रखते हैं? दूर रखते हैं लोगों से, भैया आम पब्लिक वहाँ जाके हुलू-लुलू मत करो, दूर रखो। तो वो हो गया अमोनिया, सबसे बेस्ट है, लॉन्ग टर्म, भष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त, दाम फ्री। इसका सबसे ज़्यादा दाम आता है कि इसमें आप कॉपर और ब्रास नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको इसमें स्टील इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉपर और ब्रास करोड़ कर जाता है। तो अमोनिया हो गया सबसे बेस्ट, बम-बम लोडों के लिए अमोनिया संभालो। दूसरा बात करते हैं, अगर आप बोले सर बाहर का टेम्परेचर बहुत बड़ा हो रहा है, अब क्या चाहिए? यहाँ पे आपका CO2 आएगा। ये सिस्टम अब मार्केट में आना शुरू हुआ लार्ज स्केल के लिए। ये इंडिया के लिए बनाया जा रहा है। अब बोलेंगे इसमें क्या है? इसमें है वही स्टील का ट्यूब इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें इसलिए इस्तेमाल करें, प्रेशर बहुत ज़्यादा पागल जैसा होता है। आपको पता ही होगा CO2 को लिक्विड करना बहुत मुश्किल है। तो CO2 को लिक्विफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए। कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए? अप टू 130 बार्स। बार्स का मतलब अगर आपको नहीं समझ आया, बार समझ लीजिए, 1 बार होता है जनरली 15 पीएसआई। 15 मल्टीप्लाइड बाय 130 समझ लीजिए, उतना पीएसआई चाहिए। तो कॉपर और ब्रास उतना स्ट्रांग नहीं है, स्टील पे ही आना पड़ता है। वो उसका पेनल्टी है, इसीलिए अभी ये छोटे स्केल पे आने का चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट सब में जहाँ पे भी बेसिकली इतना लोड है कि वहाँ पे बिजली बचाने से आपको इकोनॉमिकली बेनिफिट होगा, वहाँ पे लोग इस पे कूदना शुरू कर गए। ये अभी करंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो रियल वर्ल्ड में है। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आप इंडिया में भी लगवा सकते हो। तो ये गर्म एनवायरनमेंट में काम करता है, ये इसका सबसे बढ़िया बात है। यानी कि बाहर अगर 60 डिग्री भी होगा, ये बोलेगा हम संभाल लेंगे, थारा भाई संभाल लेगा। और इसमें वही फायदा है, ये लीक करे कोई टेंशन नहीं है, आग भी नहीं लगे। अमोनिया में आग लग सकता है कुछ-कुछ केसेस में, बट बाय द वे HFC पहले हम लोग यही HFC में ये था कि लोग अरे फायर सेफ है, 1-2 एक्सीडेंट हुआ, पता चला सर फ्लोरीन गैस निकलता है। मतलब आपका घर में मान लीजिए आग लग गया, आप भाग रहे हो या कोई फँस गया है, वो
ऑब्वियसली उसमें आग लगेगा, वो डिकम्पोज़ कर जाएगा और डिकम्पोज़ करके वो फ्लोरीन देगा। आप बोलोगे भैया सर पेट्रोल जला दो, ज़्यादा सस्ता है, ज़्यादा सेफ है। पेट्रोल ज़्यादा सेफ है क्योंकि पेट्रोल जब जलता है तो सिर्फ़ आपको CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड या आपको वाटर वेपर ही निकलेगा, यही उसका आउटपुट है मेजॉरिटी टाइम, फ्लोरीन नहीं है। तो CO2 में सब लोग काफ़ी लोग उस पे कूद रहे हैं इंडस्ट्रियल हेवी सेक्टर्स के लिए कि भैया आपको बम बम इंडिया का अति गर्मी में अति ठंडा बिजली देना है तो ये चलाओ। और बाकी सारे केसेस में फ्रिज, रेफ्रिजरेटर गरीब लोगों के लिए, उस सबके लिए है भैया शांति से हाइड्रोकार्बन में आ जाओ। हाइड्रोकार्बन में 2 अभी सबसे मस्त चल रहा है, आपका है आइसोब्यूटेन, जो 600A इस तरह के टैंक में आता है। अब बोलेंगे इसमें आग नहीं लगता? लगता है, इसीलिए आपके घर में जो आता है ना आइस मेकर, अमेज़न पे देखिए आइस मेकर, सब में वही लगता है। और उससे भी बेटर चाहिए, थोड़ा बड़ा एसी के लिए बम बम पावर चाहिए तो आ जाइए आप इसमें R290 में, यानी कि प्रोपेन में। प्रोपेन का भी वही आप देख सकते हैं। और आप बोलोगे कि HFC में क्यों नहीं जा रहे हैं? HFC देख लीजिए सबसे कम COP देता है। हम लोग सही रास्ते पे चल रहे थे, अमोनिया से हम लोगों ने गाड़ी शुरू किया। अमोनिया का बस ये कर देना था, अमोनिया को बाहर रख देना था, जैसे हमारा एसी का आउटडोर यूनिट बाहर होता है ना, वो करना था। वो हम लोग नहीं किया, हम लोग भाग गए अमोनिया से। अरे अमोनिया डेंजरस है, लाइक घूर फिर गए तो वहीं आए अमोनिया, बोले हम ही से भागे थे, हमारे पास ही वापस आए ना। अमोनिया लगाओ, बिजली बिल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, सबका भला होगा। और वो छोड़िए, अमोनिया छोड़ भी दो, आप प्रोपेन और आइसोब्यूटेन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? वो अब यूज़ कर रहे हैं। आप जाइएगा बहुत सारे रेफ्रिजरेटर में लिखा रहेगा C5H10 ऐसे लिखा रहेगा, आप देखिएगा। खुद ही आप चौंक जाइए, हैं? लिखा हुआ सीधे हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला, हाँ वही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो प्रोपेन या आइसोब्यूटेन हो, कई बार मिक्स रहता है या कई बार इसका बीच वाला भी चीज़ रहता है। हाइड्रोकार्बन फ्लेमेबल है, ये साइड इफेक्ट है, लेकिन ये जलेगा तो सिर्फ वाटर वेपर निकलेगा और CO2 निकलेगी या कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरीन नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट है। आम लोगों की आम ज़रूरतों में बोल रहे हैं, ये तो आपको अभी मिल जाएगा रेफ्रिजरेटर सब में। और बहुत जगह पे इस एसी पे लिए काम चल रहा है कि प्रोपेन डालें। और रहा बात कि इंडिया में आग लगने का टेंशन तो है नहीं किसी को, क्यों? आप तो देखा ही होगा हमारे किचन में क्या होता है, LPG बड़का टैंक, और उससे आग 2 मीटर की दूरी पर रहता है, हमें टेंशन नहीं है। अब तो गैस की पाइप ला रहे घर में। अब अगर हमको कोई बोला कि भैया प्रोपेन से खतरा है, इसलिए भैया पाइप लेके डाल रहे हो। अब प्रोपेन ज्यादा सेफ है कंपेयर टू मीथेन जो पाइप्ड गैस में आता है। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि ये जो हल्ला कर रहे हैं सब लोग की जो रेफ्रिजरेंट से प्रॉब्लम है वो सॉल्व प्रॉब्लम है। हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की, अमोनिया को छोड़ के गए, लेकिन अब वापस हम लोग उसी से शादी कर लिए। और रहा बात की बच्चे की, बोले CO2 अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, क्योंकि ये रेडी है, यूज होने लगा है, ट्रांसक्रिटिकल बनाना पॉसिबल हो गया है। हाँ, बस बहुत नया री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सब चीज़ नया, आपका सारा कंप्रेसर नया बनेगा, सारा पाइपिंग नया होगा। अमोनिया बोल रहे हैं ये इंडस्ट्री में चलते जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते क्योंकि ऑब्वियसली वो भी पोल्यूशन बनेगा, उतना सारा करना है। तो सस्ते में निपटाने का क्या है, जिसमें सबसे कम CO2 पोल्यूशन हो, शांति से आ जाओ प्रोपेन और ब्यूटेन सब में। ये आपका वही कंप्रेसर पे चलेगा जो नॉर्मली चल रहा है। हम लोग यहीं से शुरू किए थे बेसिकली, हम लोग पूरा दुनिया घूमे, लूज मोशन किया, फिर वापस आ गए सही रास्ते पे। तो यही स्टूपिड लग रहा है, इसीलिए जितना मैं अब खुदाई कर रहा हूँ, जितना और रिसर्च का डेटा मिल रहा है, हिसाब वही बन रहा है, वो टेक ब्रो सोल्यूशन है। रिसर्च लैब में कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स गुड, फन, ऑसम, लेकिन आप उसको कह दो ये दुनिया बदल देगी, इसलिए सर $6000 का तो आपको 100 वाट का रेफ्रिजरेटर आ रहा है और उससे आप दुनिया बदलोगे, मतलब चूना ऐसा मत लगाइए। एंड वही बोल रहे हैं कि अमोनिया वो 90% प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपका ब्यूटेन और आइसोप्रोपेन ये सब सॉल्व कर देता है बचा कुचा प्रॉब्लम। CO2 अगर आपको वो भी एकदम एकदम फ्लैमेबिलिटी लेना ही नहीं तो CO2 ले लो। तो कॉन्टेक्स्ट वही है कि रियल लाइफ में उस सब का उतना जरूरत नहीं जितना हल्ला कर रहे हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग है। और वही सॉलिड स्टेट है सर, पानी का इतना प्लम्बिंग है जितना घर में प्लम्बिंग नहीं होता, उससे ज्यादा प्लम्बिंग उसे फ्रिज में डाला हुआ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन मैग्नेटोक्लोरिक रेफ्रिजरेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक करते, दोस्तों शेयर करते, उससे मेरा काफी भला होगा। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखना है, प्लीज डिस्क्रिप्शन का पहला लिंक खोलें, वो आपको मेरे इंग्लिश चैनल पर जाएगा, वहां पे आप आराम से इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा, नहीं सीखने मिला, कुछ मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, और आप फ्री हैं तो आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।